जिसका निर्माण टूटने से ही हुआ है तो अब टूटने से नहीं डरता। मेरा निर्माण ही टूटने से हुआ और जीवन में जितनी बार टूटा उतनी बार मजबूती से जुड़ा भी और उतनी बार निखर के हम आगे भी बढ़े। कॉलेज में रहते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए और उससे पहले गांव में रहते हुए तमाम प्रकार के ख्याल आते थे, तमाम प्रकार की ऐसी बातें सोचता था कि लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है, लोगों को बेहतर सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं वैसा कर दूंगा, सोचता था। और इसी को हम विज़न बोलते हैं। तो मैंने अपना विज़न तैयार किया और तैयार करने के साथ मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में 16 संकल्प, 16 समस्याएं निकल के आई, जिसको 16 संकल्प में मैंने बांधा और या फिर 16 आयाम कहूँ। मैंने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में इन 16 बिंदुओं को 100% पूर्ण करने का संकल्प लिया। सक्सेस लोगों को दिखता है, लेकिन सक्सेस के पीछे कितना संघर्ष है, कितना परिश्रम व्यक्ति करता है, ये वही व्यक्ति जानता है। बचपन में मुझे याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो घुटने घुटने तक कीचड़ में हम स्कूल जाया करते थे। नदियों में पुल नहीं होते थे तो नदी और नालों को हम तैर के पार हुआ करते थे। कभी हमारी किताबें भी बह जाती थी, कभी चप्पल बह जाते थे, कभी बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण हमको रात उधर किसी दूसरे के घर में बिताना पड़ता था। मेरे बचपन की जो समस्याएं रही है वो आज मेरे गरीब भाई और बहनों को उन समस्याओं से जूझना नहीं पड़े, इस बात को लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। एक ज़माना था जब बहुत संघर्ष करना पड़ता था, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और उस समय हम जब गिरते थे तो उठाने वाला भी कोई नहीं था, नदी में जब तैरते थे और बहते थे तो बचाने वाला भी कोई नहीं था, जीव जंतु जब जंगलों में काट लेते थे तो इलाज कराने वाला भी कोई नहीं था, लग जाती थी हाथ और पाँव में तो अस्पताल ले जाने वाला भी कोई नहीं था। अपने दम पर, अपने संघर्ष के दम पर लोग मदद करेंगे तो उसकी मदद लीजिए, मदद लेने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की मदद लेकर आप कमज़ोर मत होना, लोगों की मदद लेकर आप मजबूत होना और लोगों की जितनी मदद मिले उससे 100 गुना ज़्यादा आपको परिश्रम करना होगा। तो निश्चित रूप से आज का युवा भी संघर्ष करते हुए बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। ऐसे गरीब भाई और बहनों को जिनको जीवन में किसी ने भी रेखांकित नहीं किया, उनको भी रेखांकित करके दुनिया के सामने लाने का काम किया है। यही वो रास्ता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंतिम व्यक्ति का भला करना। उसी विचारधारा पर चलते हुए आज हर क्षेत्र में काम करने वाले निचले तबके के लोगों को, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों को भी अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। बात इतनी सी है कि संसाधनों के अभाव में हमारा समाज जरूर पीछे है। युवाओं से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप अंतर्मन की आवाज़ को सुनें। मन आपका जो बेहतर करने के लिए और सकारात्मक करने के लिए कह रहा है उसको करें। झूठ नहीं बोलें, असत्य नहीं बोलें, पुण्य की सूची को लंबा कीजिए, पाप की सूची को घटाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्टॉक मीडिया पर। दोस्तों, दिल्ली में मॉनसून सत्र चल रहा है संसद में। ऐसे में बाहर बारिश तो हो रही है लेकिन संसद का माहौल गर्म है और आज हमारे साथ माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं, जिनके कार्यकाल संसद में आज 4 वर्ष के पूरे हुए हैं। स्वर्णिम कार्यकाल आप इसे कह सकते हैं। ऐसे में आज बिस्टॉक मीडिया की टीम उनसे बात करने आई है, उनके बारे में कुछ जानने आई है और ऐसी बातें जिनसे आपको भी इंस्पिरेशन मिले वो बताने आई है। तो सबसे पहले राजवीर जी हम लोग बधाई दे देते हैं सर। 4 साल पूरे होने पर राज्यसभा मेंबर के रूप में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपने एक तरीके से कह सकते हैं, जितना हमने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है, आपका कार्यकाल बहुत स्वर्णिम रहा है। जब आपने 22 जुलाई 2020 को शपथ ली थी एज अ बतौर राज्यसभा सांसद, तो आपने 16 संकल्प लिए थे। उनमें से अभी तक आपने 12 संकल्प पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुछ संकल्पों को पूरा करना अभी और बाकी है। तो इसके पीछे क्या कारण है और वो कब तक पूरा होगा? देखिए, सबसे पहले तो बिस्टॉक की पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक 4 वर्ष का कार्यकाल मेरा हुआ है, उसमें 2 वर्ष कोविड जैसी गंभीर बीमारी के चलते मैं फील्ड में तो काम नहीं कर पाया दूर दूर तक, लेकिन जिस क्षेत्र में था उस क्षेत्र में हमारे भाइयों और बहनों की भरपूर सेवाएं की है। और वो एक ऐसा दौर था
जिसमें चारों तरफ हाहाकार मचा था। इलाज के लिए लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन मैं नया नया सांसद था और नए नए होने के साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत काम करने का अवसर भी मिला और मैं बेहतर सेवाएं जनता को दे पाया। रही बात संकल्प की, तो कोई भी व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि बनता है, मैं कॉलेज की नौकरी छोड़ के जब राज्यसभा का सांसद बना तो मेरे मन में कॉलेज में रहते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए और उससे पहले गांव में रहते हुए तमाम प्रकार के ख्याल आते थे, तमाम प्रकार की ऐसी बातें सोचता था कि लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है, लोगों को बेहतर सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं वैसा कर दूंगा, सोचता था। और इसी को हम विज़न बोलते हैं। तो मैंने अपना विज़न तैयार किया और तैयार करने के साथ मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में 16 संकल्प, 16 समस्याएं निकल के आई, जिसको 16 संकल्प में मैंने बांधा, और या फिर 16 आयाम कहूँ। मैंने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में इन 16 बिंदुओं को 100% पूर्ण करने का संकल्प लिया। और जब मैं आज 4 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुका हूँ तो मुझे अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं 12 काम को कर चुका हूँ और 4 काम बचे हैं और निश्चित रूप से अगले 2 सालों में पूरे भी कर दूंगा। हमारा जो क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन मैंने सिर्फ उस क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए ही काम किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूरे देश भर के जनजातीय भाइयों और बहनों के बीच में काम किया। अर्बन कमेटी में रहते हुए शहरों में काम करने का अवसर मिला। ST/SC कमेटी में रहते हुए जनजातीय भाइयों और बहनों के बीच में काम करने का अवसर मिला और अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के बीच में काम करने का अवसर भी मिला। लेकिन रेलवे संसदीय समिति में होने की वजह से उस फील्ड में भी काम करने का अवसर मिला और संसदीय संकुल विकास परियोजना का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते मुझे देश के अंदर 46 जनजातीय सांसदों के बीच में जाकर भी काम करने का अवसर मिला। लेकिन अनुसूचित जनजाति मोर्चे का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते राष्ट्रीय नीति एवं शोध प्रभारी के रूप में भी मैंने काम किया और देश भर के आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने के लिए किस प्रकार की नीति सरकार के माध्यम से धरातल पर उतरे जिससे लोगों का भला हो। तो कुल मिला के मैं इतना कहूँगा कि जितने काम किए गए उन कामों को अगर मैं विस्तार से आपके बीच में रखूँगा तो काफ़ी लंबा समय पॉडकास्ट हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा समय लगेगा जी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं बताना जरूरी समझूंगा और ज़रूरी समझना इसलिए भी ज़रूरी समझूंगा क्योंकि जनता जिन बातों को लेकर कभी अपने जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचा करती थी उनको पूरा करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। यहाँ बीच में छोटा सा रोक के जानना चाहेंगे, आपने कहा कि 4 साल पूरे हो चुके हैं और जनजातीय आप पढ़ाते थे, वहाँ से उठ के आए पार्लियामेंट में पहुँचे आप। एक सामान्य नागरिक मेंबर पार्लियामेंट जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, जब वो पार्लियामेंट घुसते हैं तो कैसा अनुभव होता है और वो अपनी आवाज़ को मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा वहाँ सुनता है पार्लियामेंट में, आपको कैसा रहा पहला अनुमान? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई किसान का बेटा बकरी चराने वाला, पशु चराने वाला, खेत में काम करने वाला संसद की दहलीज कोई इस उम्र में मेंबर पार्लियामेंट ऐसा कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन शायद मुझे आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। इस लोकतंत्र के मंदिर में जो गौरव, जो गर्व महसूस होता है कि इसी के अंदर वो नियम, वो कानून, वो कायदे, वो विधेयक बनते हैं जिससे देश भर की जनता का कल्याण होता है। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से मुझे अवसर मिला है तो मैं यहाँ बेहतर तरीके से काम करूँगा और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ में, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में हम सबको काम करने का अवसर मिला और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जो आज काम कर रहा हूँ मैं, ये निश्चित रूप से एक आदिवासी प्रतिनिधित्व को राज्यसभा में अवसर दिया गया और मेरा समाज भी खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। आपने अपने पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारियों का, बड़े नेताओं का नाम लिया, अच्छा लगता है, किंतु आप विरोधी नेताओं से मिलते होंगे
मेंबर पार्लियामेंट के नाथ सर से मिलते हैं, तो ऑन कैमरा बहुत सारी बातें होती है, दिखती है सबको। ऑफ कैमरा क्या बातें होती हैं, क्या ठाके लगते हैं, किस तरह की पंचायत होती है ऑफ कैमरा? कैंटीन में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो। देखिए, समरसता इस देश की पहचान है, जी अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं रखना है। सबको मिलकर इस देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों का विकास, 140 करोड़ भाइयों और बहनों की उन्नति के लिए विचार करना, 140 करोड़ भाइयों और बहनों की जिंदगी को खुशहाल बनाना, यही सबका लक्ष्य होता है। लेकिन वैचारिक रूप से जब किसी विषय पर सहमति नहीं बनती है तो संसद के अंदर इस बात को लेकर विवाद होता है और अंत में एक निर्णय पे सब लोग पहुंचते हैं। लेकिन ऑफलाइन अगर मैं बात करूं, जी। कैमरे के सामने की बात नहीं तो करूं, सब देखते हैं, कैमरे तो को दिखता सारे सारा। लोग हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का या चाइना नहीं, या क्या? श्रीलंका का रहने वाला नहीं है, वो भारत का ही रहने वाला व्यक्ति है। हम सब लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, दूसरे के सुख दुख की बातें करते हैं, दूसरे के सुख दुख में शामिल होते चाय हैं। होती है कभी? ये भारत की परंपरा, ये भारत की संस्कृति है। इसको हम संसद के अंदर जाके बिल्कुल अलग से इसको बांट नहीं सकते हैं। इसीलिए अनेकता में एकता भारत की नहीं, ये तो विशेषता ठीक है। को हर जगह देखने को मिलती है। सर, आपने अभी बताया कि आपको, जैसे इससे पहले जब आप बता रहे थे, आपने ये बताया कि आप बहुत सारे विभागों एवं कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार ने आपको कई महत्वपूर्ण विभाग कमेटी दी है जिसमें आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा विभाग होगा जो आपके दिल के बेहद करीब होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि इस विभाग में मुझे सबसे से ज़्यादा काम करना है, क्योंकि यही वो विभाग या कमेटी है जिसके ज़रिए मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ। और सर, आपकी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी है जो मैं नहीं बताना चाहूँगी विभाग के बारे में। आपकी ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो अभी तक हुई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों को बताएं। सक्सेस लोगों को दिखता है, वही लेकिन है सर। सक्सेस के पीछे कितना संघर्ष है, कितना परिश्रम बिल्कुल व्यक्ति करता है, ये नहीं पता। वही व्यक्ति जानता है। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि सक्सेस व्यक्ति के पीछे की स्टोरी को जरूर जानना पूछना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा सबको मिलती है। और दूसरी बात आपने ये कही कि कौन से काम को आपको करने के बाद खुशी या आनंद की प्राप्ति होती है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं किसान का बेटा रहा हूँ तो किसानों की चिंता, शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ, एक शिक्षक रहा हूँ तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की चिंता, मैं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला हूँ तो हमारे जनजाति भाइयों और बहनों की चिंता, और साथ में स्वास्थ्य और बेहतर साधन लोगों को कैसे प्राप्त हो, ये सब बातें मेरी बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई बातें। क्योंकि स्वास्थ्य में सर आपने बेबी बर्थ को लेके भी कुछ काम किया है। बचपन में मुझे याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो घुटने घुटने तक कीचड़ में हम स्कूल जाया करते थे। नदियों में पुल नहीं होते थे तो नदी और नालों को हम तैर के पार हुआ करते थे। कभी हमारी किताबें भी बह जाती थी, कभी चप्पल बह जाते थे, कभी बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण हमको रात उधर किसी दूसरे के घर में बिताना पड़ता था। तो ये संघर्ष वाली स्टोरी रही है। तो ये जो बातें जो हम लोगों के बीच में रही है, मेरे बचपन की जो समस्याएं रही है, वो आज मेरे गरीब भाई और बहनों को उन समस्याओं से जूझना नहीं पड़े, इस बात को लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरे नज़दीक अगर कोई बात हो, मेरे दिल की अगर कोई बात हो, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 80% लोग खेती करते हैं, बिल्कुल किसानी करते हैं, और कृषि ही एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें देश के 80% से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। या मैं यूँ कहूँ कि अनपढ़ या अशिक्षित व्यक्ति से लगाकर PhD डिग्रीधारी व्यक्ति तक को रोजगार अगर कहीं मिलता है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिलता है। तो उस क्षेत्र में जितनी बेहतर सुविधाएं हम दे पाएँ, उतनी बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में मैं हमेशा काम कर रहा हूँ। और मेरे अगर नज़दीक कोई फील्ड है तो सबसे बड़ी तो एजुकेशन, कृषि और रोजगार, यही देश को सर आगे भी बढ़ाएगा। सर, वो जो बेबी बर्थ का कॉन्सेप्ट आपने सोचा है या लेके आए हैं, एक बार उसको भी उजागर करें। आपने एक बात कही, मैं उसको छोड़ दिया हूँ क्योंकि जी। दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी। एक तो इस देश के अंदर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल नाम की एक बीमारी है जो बच्चों के बीच में होती है, और इसमें व्यक्ति को बहुत दिक्कतें होती है।
खून की कमी के कारण बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो उन सभी प्रकार की समस्याओं को देखते हुए मैंने संसद में उस सवाल को उठाया और उसका समाधान भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये बेहतर प्रयास हुआ है। दूसरा, बेबी बर्थ वाला जो विषय आपने उठाया, जब रेल में हम यात्रा करते हैं तो एक बड़े व्यक्ति के लिए तो बर्थ होती है, आजकल तो वंदे भारत भी आ गई, सीट भी आ गई, अलग से बच्चे के लिए सीट बुक करना पड़ सकती है। लेकिन छोटा बच्चा होता है, माँ जब उसको लेकर ट्रेन में या रेल में यात्रा कर रही होती है तो वो सोती है तो फिर बच्चा सीट बर्थ पे नहीं सो पाता है, और बच्चे को सुला देती है तो फिर वो नहीं सो पाती है। इन समस्याओं से कुछ मित्रों ने मुझे अवगत कराया, तो मैंने कहा कि एक बेबी बर्थ अलग से होना चाहिए। बेबी बर्थ के कंसेप्टों को लेकर मैंने रेल मंत्री जी से बात करी और वो प्रयोग धर्मिता के तहत 1-2 ट्रेन में लगाया भी गया है। बेबी बर्थ होने से क्या होगा कि माँ और बच्चा दोनों बहुत सुरक्षित और अच्छे से यात्रा कर पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया सर। एज अ वुमेन मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत दिक्कतें होती है जब एक आम महिला ट्रेन में सफ़र करती है और उसको बच्चे को सुलाना है कि अपने सोना है, तो ये अगर हो गया तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। वैसे होना चाहिए। संसद जी ने भी बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात की, और आप जैसे दिशा निर्देश से काम करते हैं। हम विपक्ष की बात करें तो किसको अच्छा नेता मानते हैं विपक्ष? देखिए, सारे नेता अच्छे होते हैं, कोई खराब तो होता नहीं है, लेकिन सब अपनी अपनी भूमिका में होते हैं। किसके साथ सेल्फी खिंचाना चाहेंगे आप? नहीं, मैं किसी के साथ सेल्फी नहीं खिंचाना चाहूँगा। सेल्फी की अगर बात है तो वैसे तो मेरी सेल्फी की आज तक आदत नहीं रही। आपने किसी भी सोशल मीडिया पे मेरी सेल्फी नहीं देखी होगी। लोग मेरे साथ सेल्फी लेते, ये बात अलग है, लेकिन मैं किसी के साथ सेल्फी नहीं लेता। बहुत सेल्फी आती है इसलिए पूछा मैंने। आप भी यंग हैं, नहीं, यंग का मतलब सेल्फी के लिए बहुत आ रही है आजकल, देखा हुआ आपने सोशल मीडिया पे। देखो, किसी व्यक्ति का अपना नेचर होता है, उनकी आदत है सेल्फी लेने की, उन्हें सेल्फी पसंद है तो वो सेल्फी कर। मुझे किसी चीज की सेल्फी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि बेहतर काम करेंगे तो लोग आपके साथ फोटोग्राफी करेंगे, आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। आप विपक्ष में कौन बेहतर काम कर रहा है? बहुत सारे नेता है, कई पार्टी विपक्ष में नेता है। विपक्ष कितना बेहतर काम कर रहा है हम सब लोग जानते हैं। विपक्ष अगर बेहतर काम करता तो वो सरकार में होता है। विपक्ष सरकार में नहीं है, विपक्षी भूमिका में बात कर रहे हैं। विपक्ष ने जो विपक्ष में आज है वो कभी 60 साल तक इस देश में सरकार चलाए। बिल्कुल। और हम तब विपक्ष में। बिल्कुल सही। आज की बात कर रहे हैं। आज आप कितने सारे विपक्षी नेता होंगे? कौन सा लगता है कि मुझे लगता है कि विपक्ष इसीलिए विपक्ष में है क्योंकि उनके साथ कोई एक वो स्थितियां नहीं रही। वो काम उन्होंने जो किया, जिस तरीके से उनकी सरकारें चली, वो इस देश को बिल्कुल ठीक से आगे नहीं बढ़ा पाई। मेरा ऐसा मानना है आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश तरक्की कर रहा है वो बात आप सब देख ही रहे हैं। सभी प्रकार के सामाजिक क्षेत्रों, राजनीतिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों, सांस्कृतिक क्षेत्रों, धार्मिक क्षेत्रों या फिर पर्यटन के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र को आप देखेंगे सारे क्षेत्रों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकसित करने में लगी हुई है। 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। 2047 तक भारत विकसित बनेगा, ये सबका संकल्प है, पूरे देश का संकल्प है। फिर भी कौन लगता है विपक्ष में शिक्षित है? ये बता दीजिए आप। शिक्षित है, अनुशासित है? कई बार पुरस्कार मिलता है विपक्ष वालों को मिलता है, बेस्ट मेंबर पार्लियामेंट मिलता है, विपक्ष वालों को मिलता है। अगर विपक्षी है तो कोई नहीं, मतलब मेंबर पार्लियामेंट की तौर बात कर रहे हैं, सत्ता विपक्ष नहीं कर रहे, मेंबर पार्लियामेंट की तौर बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताइए। कि मैं किसी की रैंकिंग नहीं करा आज तक। मैं किसी की रैंकिंग करता भी नहीं हूँ। सब अपने अपने हिसाब से श्रेष्ठ होते हैं। दुनिया में 8.5 अरब के लगभग लोग रहते हैं। भारत में 140 करोड़ जनता है। सबकी अपनी अपनी खूबी है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सब श्रेष्ठ है और सबकी विशेषता अपने स्तर पर है, सबके गुण अपने पास है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कम या कोई ज्यादा या कोई श्रेष्ठ या कोई कनिष्ठ या कोई वरिष्ठ है। पुरस्कार उनको मिलता है। सबके अंदर ईश्वर, सबके अंदर ईश्वर निवास करते हैं, सबकी आत्मा में भगवान। सर बात कभी किसी विपक्ष के साथ आपने भोजन किया बैठक कैंटीन में? नहीं कभी। सर बात विपक्ष की हुई, ईश्वर की हुई। बतौर एक राज्यसभा सांसद आप युवा हैं,
बहुत युवाओं के आप इंस्पिरेशन है, बहुत आपको लोग मानते हैं। जो इस उम्र में है वो कुछ करना चाहते हैं, आपको देख के सीखते हैं। लेकिन डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी कभी टूटते होंगे, कभी विपक्ष के ट्रोलिंग से, कभी मीडिया में आने वाले बातों से, कभी ऐसी बातों से जो आपने की ना हो, या फिर कभी ऐसे मुद्दों से जो आप करना चाहते हैं लोगों के लिए लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। सर, अगर इस सवाल का आप जवाब दे देते हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन में अपने आप को संभालें, क्योंकि एक युवा तब भी सुसाइड कर लेता है जब वो यूपीएससी के एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाता है, कि युवा तब भी सुसाइड कर लेता है जब वो अपनी माँ के सपने को नहीं पूरा कर पाता है या अपने परिवार को नहीं खिला पाता, उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो आप इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ आप झेलते होंगे, तो क्या ख्याल आता है सर, और कैसे संभालना चाहिए? देखिए, पहली बार तो जिसका निर्माण टूटने से ही हुआ है तो अब टूटने से नहीं डरता है। मेरा निर्माण ही टूटने से हुआ, और जीवन में जितनी बार टूटा उतनी बार मजबूती से जुड़ा भी, और उतनी बार निखर के हम आगे भी बढ़े। एक जमाना था जब बहुत संघर्ष करना पड़ता था, हर चीज के लिए, हर काम के लिए, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और उस समय हम जब गिरते थे तो उठाने वाला भी कोई नहीं था। नदी में जब तैरते थे और बहते थे तो बचाने वाला भी कोई नहीं था। जीव जंतु जब जंगलों में काट लेते थे तो इलाज कराने वाला भी कोई नहीं था। लग जाती थी हाथ और पाँव में तो अस्पताल ले जाने वाला भी कोई नहीं था। शायद ईश्वर की मेहरबानी रही यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसलिए हर जगह हमारी रक्षा उन्होंने की, और आज भी हर व्यक्ति की रक्षा ईश्वर करता है, भगवान करता है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात क्या होता है कि जितनी कंफर्ट जोन की बात हम करते हैं, जितनी आरामदायक ज़िंदगी, जितनी सपोर्ट वाली ज़िंदगी हम युवाओं को देते हैं, वो मेरे ख्याल से वो समझता है कि ये मेरा अधिकार है और मैं इसको लेते रहूँगा, और वो धीरे धीरे आदी हो जाता है। तो मैं तो हर युवाओं को एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ कि अपने दम पर, अपने संघर्ष के दम पर, लोग मदद करेंगे तो उसकी मदद लीजिए। मदद लेने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की मदद लेकर आप कमज़ोर मत होना, लोगों की मदद लेकर आप मजबूत होना, और लोगों की जितनी मदद मिले उससे 100 गुना ज़्यादा आपको परिश्रम करना होगा। तो निश्चित रूप से आज का युवा भी संघर्ष करते हुए बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। लेकिन आज फिर भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे युवा हताश और निराश होते हैं। बहुत सारे बेटे और बेटियां ऐसे हैं कि जो छोटी सी असफलता प्राप्त होने पर आत्महत्या करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा देते हैं। मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देश और दुनिया में तमाम ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें लोग कई दर्जन, कई बार असफल होते हैं। उन्होंने कभी सुसाइड नहीं किया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करके इस देश और दुनिया में इतिहास रचा है उन्होंने। उनकी कहानियाँ आज के युवाओं को पढ़ना चाहिए, उनके संघर्ष को आज के युवाओं को, आज के बेटे और बेटियों को पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ प्रेरित होते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आत्महत्या करने के लिए कदम उठाएगा। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सर, ऐसे में तो उदाहरण आपके भी हैं, क्योंकि जब बिस्टॉक मीडिया की टीम पहली बार आपके साथ आपके क्षेत्र में शूट के लिए गई थी तो आपकी जो कहानी पता चली, बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि आपकी कहानी दिल छू गई, हमें रोना आ गया कि क्या इतना भी मेहनत करना पड़ता है, क्या इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सर की जो बायोग्राफी है हमारे चैनल पे, उसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर से। सर, एक सवाल जो मेरा है, जब बहुत मेहनत की बात होती है तो एक समुदाय है जो आज भी सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो है आदिवासी समुदाय, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। आपने मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आपने बहुत कार्य किया है, उनको बहुत आप ऊपर स्तर तक भी लाए हैं। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मैं खुद झारखंड को बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसी लोग हैं, ऐसे आदिवासी लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है सर, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो बस इसी कारण आगे नहीं आ पाते हैं कि क्या समाज उन्हें एक्सेप्ट करेगा, क्या उन्हें आगे जाने देगा, या फिर ये ठप्पा लगा देगा कि ये तो ST SC है इसीलिए आगे बढ़ गया। तो सर, उन लोगों की आप किस तरीके से मदद करना चाहेंगे और उन तक आप किस तरीके से पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आप पहुंच सकते हैं, आपके पास अभी बहुत समय है बहुत लोगों के लिए काम करने के लिए। देखिए, मैं तो एक बात जरूर कहूँगा कि मनुष्य की रचना ऐसे हुई है कि न तो वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय बिल्कुल से
जुड़ा है तो ही तरक्की कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज हमारी आदिवासी बहन जी देश की राष्ट्रपति बनी है, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। बिल्कुल। एक आदिवासी बेटी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से निकलकर देश में राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाती है। तो हमारे राज्य की राज्यपाल भी रही है, झारखंड की राज्यपाल रही है, राष्ट्रपति है आज हमारे बीच में। ऐसे और भी उदाहरण हैं। तो ये मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जनजाति समाज के टैलेंटेड, जो एकदम होनहार बच्चे हैं, होनहार लोग हैं, वो किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो या कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हो, पेंटिंग में कर रहे हो, एक्टिंग में कर रहे हो, सिंगिंग में कर रहे हो, डांसिंग में कर रहे हो, या फिर कला के क्षेत्र में कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में, अगर वो प्रतिभाशाली है तो आज देश का वातावरण ऐसा नहीं है कि उनको पीछे धकाया जाए। आज देश का वातावरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के साथ, जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को दुनिया के सामने रखने के साथ, ऐसे गरीब भाइयों और बहनों को जिनको जीवन में किसी ने भी रेखांकित नहीं किया, उनको भी रेखांकित करके दुनिया के सामने लाने का काम किया है। और यही वो रास्ता है जो गांव के अंतिम व्यक्ति को, यही वो रास्ता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंतिम व्यक्ति का भला करना। उसी विचारधारा पर चलते हुए आज हर क्षेत्र में काम करने वाले निचले तबके के लोगों को, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों को भी अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। चाहे वो भारत रत्न की बात करूं, पद्म विभूषण की बात करूं, IAS परीक्षा की बात करूं, IPS एग्ज़ाम की बात करूं, हमारी राज्य प्रशासनिक सेवा में विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं की बात करूं, या फिर डॉक्टर या इंजीनियर बनने या न्यायालय में न्यायाधीश बनने तक की बात है, सब दूर ये बात समान रूप से लागू होती है और सबको बराबर अवसर दिए जा रहे हैं। बात इतनी सी है कि संसाधनों के अभाव में हमारा समाज जरूर पीछे है। संसाधन में अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, उसको बड़े शहरों में रहने की सुविधाओं को लेकर जितना पैसा लगता है उसकी भी बात हो सकती है। किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के दौरान या कहीं जगह कला के क्षेत्र में काम करने के लिए भारी भरकम पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं। मेरा जब भी कहीं बैठक होती है, बड़ी जगह पर बात होती है, तो मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अगर वो प्रतिभाशाली है तो उसको खुलकर मदद करना चाहिए। और अगर वो मदद होगी तो हमारे गरीब और आदिवासी समाज का जो बच्चा है वो भी बहुत तेज़ी के साथ मुख्य धारा में शामिल होगा। और एक समय ऐसा आएगा इस देश के अंदर कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा, और वो ये नहीं कहेगा कि मैं बम्बई और दिल्ली के लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो कहेगा कि मैं गांव में अगर जन्म लिया हूँ तो भी मैं मुंबई और दिल्ली के लोगों की बराबरी कर सकता हूँ, और ये भविष्य में होना चाहिए। मैं ऐसी कोशिश भी करूँगा और ऐसे सरकार से अपील भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ। बस आपने कहा कि जो बच्चे निराशा में है उन्हें आसान कैसा बदला जाए, इस तरह की आपकी जीवनी रही है और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आप प्रेरणा बनना चाहेंगे। तो बात आती है, युवा आजकल सोशल मीडिया पर रील देखता रहता है और गेम देखता रहता है, उससे मतलब निराशा बन जाता है। वो इन चीज़ों को छोड़ करके सोशल मीडिया का मतलब पॉजिटिव प्रयोग करें कि आप युवा हैं और सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, क्या अच्छी शिक्षा होगी, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर सके निराशा से आशा में बदलने वाले युवा। देखिए, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल इतना अच्छा है कि उत्तर भी उतना ही अच्छा आ सकता है उसका। एक ज़माना था जब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ने के लिए कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। टेप रिकॉर्ड होता था, उसमें हम अध्ययन करने के दौरान उसको रिकॉर्डिंग कर लेते थे, और रात में जब खेत में पानी देने के लिए गेहूं में जाते थे तो अंधेरे में हम उस टेप रिकॉर्ड को सुनते थे और वो चैप्टर याद करते थे, वो विषय याद करते थे। आज का युवा रील देखने वाला नहीं, बल्कि उसके ऊपर कुछ अच्छी रील बने, ऐसा काम करने के लिए अच्छी प्रेरणा आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि जीवन में देखने के लिए बहुत है,
मनोरंजन के लिए बहुत साधन है, लेकिन आज के युवाओं से, आज के बेटे और बेटियों से मैं आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि पहले अपनी ज़मीन मजबूत कर लें, अपने लिए जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। समय का एक एक क्षण, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको परिश्रम करके भावी लक्ष्य को जो आपने तय किया उसको प्राप्त कर लें, और उसके बाद जब आप मेन ट्रैक पर होंगे, मेन प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो थोड़ा बहुत मनोरंजन, थोड़ा बहुत रील्स और थोड़े बहुत सोशल मीडिया को चलाने की आपकी आदत भी रहेगी, तो आपका कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन युवा अवस्था में जब आपको अपना भविष्य बनाने का समय रहता है, जब आपको पढ़ने लिखने का समय होता है, जब आपको कुछ करने का समय होता है, तब आप किसी भी प्रकार से कितने ही आनंद की चीज़ें हो, लेकिन परिश्रम करना बंद नहीं करेगा युवा, तो निश्चित रूप से उसके लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। एक कहावत हमेशा, जिसमें आनंद आता है उसमें पैसा जाता है, जिसमें कष्ट होता है उसमें आता है। तो युवाओं के लिए ऐसे क्या फील करेंगे? कष्ट को सहन करना सीखें और उस बाद में फिर उसका परिणाम पॉजिटिव हो, देखिए सकारात्मकता के साथ। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको कभी आनंद आता होगा तो आपको ये नहीं पता चलता कि आया कहाँ से जी। और कभी आपको जो आनंद आया है वो फिर आपके पास हमेशा के लिए रुकता नहीं, वो चले भी जाता दूसरे दिन। आनंद क्षण भर का होता है बस। नहीं, आनंद हर व्यक्ति के पास अलग अलग कैपेसिटी होती है, वो किस प्रकार का आनंद है उस पर डिपेंड करता है, उसकी समय अवधि। तो आनंद आता कहाँ से है, आनंद जाता कहाँ से है, और आनंद स्थिर रहता क्यों नहीं है, और परमानंद क्या है, इन सब बातों को लेकर बहुत बड़े बड़े संतों ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं की है, हमको उसको समझना चाहिए। पर मुझे समझ में आता है युवाओं के लिए, युवाओं के लिए आनंद की प्राप्ति की बात यह है कि उसके अनुकूल हो जाए तो आनंद, उसके प्रतिकूल हो जाए तो दुख, निराशा। कोशिश ये होना चाहिए कि हम अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करें। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% समय दें, परिणाम सकारात्मक वो होगा, अपने आप आनंद हो जाएगा। स्थायी होगा। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम धोखा देते हैं, जब हम मक्कारी करते हैं, जब हम खुद का समय बर्बाद करते हैं, और जब हम खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, जब हम दूसरों के इंस्टाग्राम फीड पे जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको जाके ट्रोल करते हैं, उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। मुझे तो ये सबसे बड़ी चीज लगती है कि जो आजकल के युवा कर रहे हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं और खुद भी अपना समय बर्बाद करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से वो तो उसका नहीं दुश्मन है, वो खुद का ही दुश्मन है। एग्जैक्टली, सही बात है सर। खुद का ही नुकसान कर रहा है। और इस देश के अंदर के युवाओं से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप अंतर्मन की आवाज़ को सुनें। मन आपका जो बेहतर करने के लिए और सकारात्मक करने के लिए कह रहा है उसको करें। झूठ नहीं बोलें, असत्य नहीं बोलें। पुण्य की सूची को लंबा कीजिए, पाप की सूची को घटाइए। जिस दिन आपकी पुण्य की सूची बड़ी हो जाएगी, पुण्य की लिस्ट बड़ी हो जाएगी और पाप की लिस्ट छोटी हो जाएगी, उस दिन आपके अंदर आनंद का प्रवेश करेगा और आनंद आपके पास बढ़ता जाएगा। और जिस दिन आपकी पाप की सूची या असत्य कार्यों की सूची 0 हो जाएगी, उस दिन आप परमानंद की प्राप्ति कर लोगे। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अब तक की उम्र में जितनी गलतियां करी है, उन सारी गलतियों को डिलीट कर दो, उन सारी गलतियों को फॉर्मेट कर दो और अच्छे कामों को सच्चाई के साथ करते हुए आगे बढ़ो। साल भर में आपके चेहरे पर बिना फेयर एंड लवली के चमक होगी, बिना पार्लर जाए भी आपका चेहरा चमकदार होगा, जैसे महापुरुषों की भांति, जैसे संतों का होता है, बिल्कुल, तो महंतों का होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जीवन में धोखा मत दो, असत्य मत बोलो, किसी का नुकसान मत करो, किसी के लिए गड्ढे मत खोदो, किसी के रास्ते में कांटे मत बिछाओ, किसी के रास्ते में पत्थर मत डालो और सबको हंसाने का काम करिए। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और इस आनंद की प्राप्ति के लिए हम तमाम जगह भटकते रहते हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं, तमाम बड़ी महंगी कारें खरीदते हैं, महंगे बंगले वगैरह खरीदते हैं, लेकिन वो आनंद कुछ दिनों का हो सकता है। लेकिन परमानंद अगर आपको चाहिए और हमेशा के लिए आनंद चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है, उसका एक ही रास्ता है, सच, ईमानदारी के साथ आप अपने कामों को करते रहिए,
किसी भी प्रकार से मन, कर्म और वचन से किसी को दुखी मत करना, आनंद की प्राप्ति होगी और आप सदैव खुश रहेंगे, लोगों को कुछ अच्छा दे पाओगे। आपने कहा कभी 1 साल तक अपने आप को दीजिए और पढ़ना सुखद होगा, बहुत अच्छी बात है। किंतु शिक्षा की बात करें, आप सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई व्यक्ति, कोई भी बच्चा, आपको परेशानी है किसी भी तरह की, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संसद तक पहुंचाना बात को, उसका क्या माध्यम होता है? किसी युवाओं को पता चले मेरी बात पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचेगी, उसका क्या रास्ता है? मैं आजकल मैं चूंकि शिक्षक रहा हूँ तो मैंने फिक्स कर लिया है कि प्रतिदिन प्रवास पर होता हूँ, तो प्रवास पर जो रास्ते में स्कूल या कॉलेज आता है मैं उसमें एक क्लास जरूर लेता हूँ। वेरी गुड। और एक क्लास जरूर लेता हूँ और रास्ते में उन बच्चों से एक बात कहता हूँ कि भविष्य का भारत कैसा बनाना है बेटा, बताइए इस देश के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आपको नजर आती हैं, बताइए आप लोग इस देश के लिए क्या चाहते हैं, कैसा कर सकते हैं। तमाम जब बातें कहते हैं तो बच्चे जब मुझसे बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि संसद में इतना ठीक करना चाहिए, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, सड़क ऐसी होना चाहिए, पुलिया ऐसी होना चाहिए, भारत दुनिया में इस जगह पर होना चाहिए, दुनिया के लोग भारत को ऐसा मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी ये होना चाहिए। तमाम नई युवा पीढ़ी बातें जब करती है तो उसको मैं नोट करके लाता हूँ और उसमें से जो अच्छी चीज़ होती है वो मैं सुझाव के रूप में शिक्षा मंत्रालय को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है। इसे रखते कैसे पार्लियामेंट में? मतलब बच्चे अगर जानना चाहिए, युवा जानना चाहे, आपने युवाओं से बात की, युवाओं की बात आप तक पहुंच गई, उनकी बात पार्लियामेंट में कैसे रखी जाती है, क्या प्रोसीजर है? इस देश के अंदर जब युवा बात करते हैं और युवा प्रश्न रखते हैं तो मैं उसको जब अपने पास लेकर आता हूं तो 2-3 तरीके हैं संसद में रखने के। एक तो सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए उन मुद्दों को उठाया जाता है शून्यकाल के दौरान। शून्यकाल होता है। शून्यकाल के अंदर इन विषयों को प्रमुखता से उठाया जा सकता है। दूसरा ये होता है कि तारांकित प्रश्न लगाकर भी सरकार को ये ध्यान में लाया जाता है और इसको पूछ के भी, इसमें सुझाव दे के भी इसको सरकार के ध्यान में लाकर उसको ठीक किया जाता है। तीसरा एक तरीका है स्पेशल मेंशन के माध्यम से, कि विशेष उल्लेख एक समय होता है संसद के अंदर और विशेष उल्लेख के माध्यम से भी सरकार को ये सुझाव लिखित में दे सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं। इन सभी तरीकों के साथ साथ हम मंत्रालयों को भी चिट्ठी लिखते हैं, मंत्रियों को भी चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखते हैं। जहाँ जहाँ से उसका समाधान हो सकता है उसको संसद से लगाकर अन्य सरकारी मंत्रालयों, ऑफिसों तक भी उसको भेजने का काम करते हैं, मंत्रालय में भेजने का भी काम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, अब काफ़ी समय हमने आपका ले लिया, बस एक आखिरी सवाल। इस सवाल के बिना शायद इंटरव्यू पूरा नहीं हो सकता है। प्रकाश काले जी का आपके जीवन पर क्या असर रहा है, क्योंकि आप उनके बहुत सारे कालपद चिन्हों पर आपने काम किया है, तो क्या असर रहा है सर? इसके बिना ये इंटरव्यू नहीं पूरा हो सकता था। देखिए, जनजाति क्षेत्र में वनवासी कल्याण परिषद में काम करने वाले एक बड़ा नाम है माननीय प्रकाश काले जी का। वो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है। थोड़ा बहुत सानिध्य मेरा उनके साथ रहने का हुआ। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो जनजाति समाज के लिए पूरे भारत में भ्रमण करने के दौरान जनजाति समाज के लिए एक अच्छे कार्य करने वाले और उनका संबल बनकर काम करने का काम करते थे, उनको मदद करने वाले व्यक्ति थे। एक बार जब हम किसी जगह पर बैठे हुए थे और रोशनी मतलब बिजली चले गई, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, तो हमने कहा कि बिजली चले गई। तो प्रकाश काले जी ने कहा कि प्रकाश काले हो गया। उन्होंने कहा कि प्रकाश काले हो गया मतलब प्रकाश काला हो गया। वो अपने नाम से जोड़कर इस बात को कहते थे। जब उनकी डेथ हुई, जब वो देहावसान हुआ, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस दिन मुझे ये बात याद आई कि प्रकाश काले हुए, भले सूरज उगा हुआ है लेकिन समाज के बीच में प्रकाश हमेशा रहेगा, काले हो गया, ऐसा लगा मुझे। लेकिन प्रकाश आज भी कल्याण आश्रम के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में, वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से आज भी जनजाति क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और यही उनकी खूबी थी कि जब भी कोई जनजाति जनप्रतिनिधि हताश और निराश होता था तो उसका संबल बन के आते थे प्रकाश काले। जब भी किसी जनजाति क्षेत्र में आदिवासी भाइयों और बहनों को छात्रावास की और स्कूल की दरकार होती थी तब संबल बन के आते थे प्रकाश काले। जब भी आदिवासी क्षेत्र की समस्याएं सरकार नहीं सुनती थी
तब संबल बन के आते थे प्रकाश काले। तो प्रकाश काले जी का हमारे पूरे जनजाति समाज के बीच में बड़ा योगदान रहा है, उनके विकास में, उनकी शिक्षा में, उनकी दीक्षा में और उनको आगे बढ़ाने में। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो उनके चले जाने के बाद भी आज कल्याण आश्रम उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जनजाति समाज का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में थे और जब भी मुझे कोई बात समझ में नहीं आती थी तो मैं उनको फ़ोन लगाता था। आज उनकी कमी जरूर खलती है और उनकी क्षति अपूर्णीय है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे, बहुत छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है। आप आदिवासी समाज से आते हैं, युवा नेता मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं और 4 साल आप हो चुके हैं। कोई युवा पार्लियामेंट घूमना चाहे, आदिवासी को युवा आपसे मतलब बात करता है, तो आप उसे किस तरह से पार्लियामेंट में घुमाना चाहेंगे? किसी घुमाया? मैंने तो जब भी स्कूल कॉलेज में या कहीं जाता हूँ तो मैं एक बात ज़रूर मंच से कहता हूँ कि जिनको भी संसद आना है, संसद में ले जाने का काम मेरा है। आप संसद घूमें, आप आइए। और मैंने सदैव आमंत्रित किया है। तो सीधा सा है कि देश में जो हमारा जनजाति युवा है, आदिवासी युवा है, अगर वो संसद को देखना चाहता है, संसद की अभिलाषा रहती सबके लिए, हाँ रहती है, संसद की गतिविधि देखना चाहता है और संसद सत्र की कार्यवाही देखना चाहता है, तो वो निश्चित रूप से संपर्क करे। मैं उसका पास बनाऊंगा, पास बना के उसको संसद की दर्शक दीर्घा में बैठकर उसको संसदीय कार्यवाही देखने का अवसर प्रदान जरूर करूंगा। जहाँ तक देखा मैंने कि लोग अपने परिवार वालों को तो दिखा देते हैं संसदीय कार्यवाही, किंतु आम नागरिक को और वोटर को दिखाने में थोड़ा हिचकते हैं। तो ऐसा देखा गया है, बहुत फोटो आते हैं लोगों के परिवार के साथ। मैं जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तो नहीं हूँ, लेकिन जनता का पूरा ख्याल रखता हूँ और जनता को संसद तक ले जाता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप संसद चलोगे क्या? तो मैं उसका पास उसको आग्रह करके ले जाता हूँ, जबकि वो मुझे नहीं कहता कि मुझे संसद चलना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो संसद एक बार देख के आइए। पार्लियामेंट में कितने और सिमरती सोलंकी जिस तरह का काम करते हैं? देखिए, मैं तो अपने काम को जानता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो ले जाते हैं, क्योंकि दर्शक दीर्घा अक्सर भरी हुई रहती है। तो हर सांसद के मन में ये रहता होगा कि उनके क्षेत्र के जनता को वो दिखाएं। लेकिन मैं तो इस कैमरे के माध्यम से एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि देश भर के सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूँगा कि जिस संसद में देश का भविष्य तय होता, जिस संसद के अंदर देश का कानून बनता हो, जिस देश की संसद के अंदर दिशा और दशा तय होती हो, जिस संसद के अंदर देश की व्यवस्था बनती हो, उस व्यवस्था को बनाने वाले उस कक्ष का दर्शन देश के 140 करोड़ भाई और बहनों को करना जरूर चाहिए। मैं तो आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब आइए, हम संसद के दर्शन करेंगे। दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है, अभी कल बजट आने वाला है, आपको पता ही होगी। आम आदमी के मन में भी रहती है बजट के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, तो जनता से कभी कोई भी मेंबर पार्लियामेंट या मतलब कोई पार्टियां या कोई संगठन चर्चा करता है क्या? नहीं, ऐसा है कि कोई परिवार, उसका भी एक बजट होता है, ग्राम पंचायत का भी एक बजट होता है, जिला पंचायत का भी एक बजट होता है, राज्य का अपना एक बजट होता है, ऐसे देश का भी अपना एक बजट होता है। और इस बजट से देश का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है। जी, तभी तो प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है। और ये बजट जो है वो जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जाता है। और कुल मिला के बजट का एकमात्र उद्देश्य होता है कि भारत के अंदर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से लाभान्वित होने का अवसर मिले और देश समृद्ध बने, देश शक्तिशाली बने और देश दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बल्कि दुनिया को मदद करने वाला देश बने। ऐसी अर्थनीति लेकर ये बजट पेश किया जाता है, ये बजट बनाया जाता है। मेरा प्रश्न ये था, जनता की मतलब आवाज़ कैसे पहुँचती है? जनता की कोई राय है, समाज कुछ भी है, किस तरह से आपने बताया कि आप देते हैं? एक बात होती कि बजट को तैयार करने के पहले, बजट को तैयार करने के पहले पूरे देश भर के अंदर ये पता लगाया जाता है। जी जी, वही जानना चाह रहे थे कि कौन कौन से कामों को अगले बजट में शामिल करना, जी कौन कौन सी योजनाएं ऐसी है जो अगले साल में बजट में शामिल करके उसको पूर्ण करना है और उसमें लगने वाली धनराशि कितनी होगी। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना की बात कर लूँ, प्रधानमंत्री सड़क की बात कर लूँ, किसान सम्मान निधि की बात करें, हम उज्ज्वला योजना की बात करें, ये तमाम ऐसी योजनाएं जो इस देश के अंदर संचालित की जा रही है और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, वो प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें आ गई है। और रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या करना है, ये पूरी बात जब
इकट्ठी की जाती है तो लगने वाली धनराशि को जब टोटल किया जाता है और उसकी इनकम कहाँ से होगी ये कैलकुलेट किया जाता है, तब जाके सुंदर सा बजट बनकर इस संसद के अंदर आता है और सारे सांसद मिलकर इस बजट के ऊपर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं और अंत में इस बजट को पारित करके देश की जनता के कल्याण करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। विश्व एक छोटा सा विश्व में मतलब एक आंकड़ा है कि 2% सरकारी नौकरी मिल सकती है विश्व में, पूरे आंकड़ा किसी 2.2 हमारे भारत में शायद जनसंख्या का 2.2% नौकरी मिल सकती है, उससे ज़्यादा है धीरे धीरे लगवाते हैं। हम अपनी शिक्षा से कैसे ऐसे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बने? तो क्या बजट में या मतलब क्या प्रावधान रहेगा, सरकार की क्या योजना है? देखिए, एक बात तो यह है कि मैंने जो जितना पढ़ा है उसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर रोजगार का प्रतिशत 20 है। ये आंकड़ा बताया मैंने, 2% का है सरकारी नौकरी का, 8% सरकारी और 12% प्राइवेट सेक्टर। आर्मी फोर्स की नौकरी हटा करके जिसमें रोजगार में सब आ हाँ, गया, सरकारी जी, सब सब आ गया, सभी प्रकार की नौकरियां आ गई, कुल मिला नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि रोजगार देने वाला कैसे बनेगा युवा आज? नहीं, मैं दूसरी बात उसी पे आ जी रहा हूँ कि जब 20% लोगों को दोनों सेक्टर में मिलाकर रोजगार प्राप्त हो जाता है तो 80% लोग अब बच गए नीचे। अब ये 80% लोग बहुत बड़ी संख्या होती है बड़ी संख्या, और ये बहुत बड़ी संख्या में जितने युवा हैं सभी, उन सभी युवाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, एक शब्द दिया है इस देश को, वो है आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राज्य। आत्मनिर्भर एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये बात भी कही गई है कि नौकरी के लिए मत भागे न भागे, देने वाले भी बने। नौकरी लेने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए बने, ऐसे इंसान बने। तो क्या क्या योजना है सरकार? उस दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार की तमाम ऐसी अनेक योजनाएं, उद्यम क्रांति योजना है, युवाओं को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं सरकार ने चला रखी है, अलग अलग राज्य सरकारों ने भी योजनाएं चला रखी है। और बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के हैं या सरकारी सेक्टर के हैं, वो सारे बैंक भी अपने अपने स्तर पर युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण देते हैं। और इससे भी बड़ी बात है प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, तो जिसके पास कुशलता होगी, जिसके पास कौशल होगा, वो आत्मनिर्भर युवा बनेगा, वो अपने दम पे रोजगार स्थापित करेगा और जब वो समृद्ध होगा तो नौकरी देने वाला जरूर लगेगा। मैं तो ये कहूँगी सर कि हिम्मत बहुत लोगों में आ जाती है बिजनेस करने की, क्योंकि सरकार बहुत फ्री हैंड दे के रखी है, चाहे वो MSME के लोन्स हो या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, आजकल लोन इजीली सरकार दे रही है। लेकिन किसी को अगर डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी बनना है तो उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। तो मैं तो ये चाहूँगी कि देश को ऐसे बहुत सारे डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी मिले जो कि देश के लिए सोचे, क्योंकि ऐसे नेता की, ऐसे युवा नेता की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। और एक बार फिर से आपको दिल से हार्दिक बधाई, आपने बहुत अच्छा कार्यकाल पूरा किया है, आपने अपने 12 संकल्प पूरा कर लिए हैं और आपके बस 4 संकल्प बाकी हैं जो कि आने वाले 2 साल में हो जाएंगे। और मैं ये चाहूँगी कि सरकार में आपको इसी तरह बहुत अच्छी जगह मिलती रहे ताकि आप और देश के लिए काम करें, आप हर युवा के लिए काम करें, आपसे प्रेरित हो। चलते ये जानना चाहिए युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप, जो सुमेर सिंह सोलंकी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो युवा भाई और बहनों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले खुद से पूछें कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ और मेरा लक्ष्य क्या है। इन 3 सवालों के जवाब अगर आपको मिलते हैं, बस इन 3 सवालों के जवाब आपको जब मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा तो आप लक्ष्य तय कर लें और लक्ष्य तय करने के बाद ये भी तय कर लें कि परिश्रम की पराकाष्ठा में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको परिश्रम की पराकाष्ठा तक परिश्रम करना होगा और जितना बेहतरीन घनघोर परिश्रम होगा उतनी बेहतर सफलता आपके कदमों में होगी। आप परिश्रम जरूर करें, आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ।
देश में करीब 100 करोड़ वोटर हैं, करीब, और उसमें 2 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाला है इन्होंने, और 4 करोड़ वोटर ऐसे जिसने दूसरी बार वोट डाला था। ऐसे युवा हैं, वो एकदम युवा हैं, और वो वोट डालने भी नहीं जाते। इससे बड़ी समस्या है। 50% के करीब वोटर रहा है, हमारा वोट प्रतिशत रहा है। तो वो देश के जब लोकतंत्र में विश्वास कम हो रहा है, क्या कारण है कि वोट परसेंटेज युवाओं में कम हो रहा है, उसे बढ़ाएं। और वोट परसेंट कैसे बढ़ेगा, और उनको कैसे देश के प्रति प्रेरणा मिले, देश प्रेम की भावना जागृत हो, इसके लिए आपकी तरफ से युवा है तो क्या अपील रहेगी युवाओं के लिए? देखिए, जहाँ तक देश में मतदान का प्रतिशत कम है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। वोट प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत, मेरे हिसाब से, मैं मतदाता जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूँ। मैंने जनता से अपील की है कि आप, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतदान का अधिकार है, तो मतदान करना चाहिए। और मतदान का प्रतिशत 100 होना चाहिए। जब 100% मतदान होगा तो बेहतरीन स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा, स्थापना होगी। और एक बात और मैं हमेशा करता हूँ, मतदान अगर नहीं करोगे तो सरकार को बोलने के लिए आपके पास कोई गुंजाइश भी नहीं। जी, अरे निशान नहीं है, सरकार को नहीं बोल पाओगे, मतलब नहीं है कोई। आपको बेहतर सरकार बनाने के लिए मतदान जरूर करना है। और युवाओं के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि युवा इस देश के अंदर सरकार को, लोकतंत्र को और मतदान को महत्व कम देते हैं जी, ये देखने में मिला है। उसी के लिए तो मैं युवा भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूँ, इस देश की बेहतर व्यवस्था के लिए आपको बेहतर तरीके से मतदान करना होगा। आपका एक वोट इस देश को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और अधोसंरचना बेहतर देने का काम करता है। इसलिए आप मतदान जरूर करें। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मतदान करने के लिए सिर्फ अभी जाएं, लेकिन आप भविष्य में जितने भी चुनाव हो सब में मतदान करें। और सब में मतदान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत का जो आधार स्तंभ है वो लोकतंत्र है। वोट से तय होता है, आपके वोट से तय होता है, आपके वोट से तय होती है आपकी सरकार। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सुमित सिंह सोलंकी जी ने बताया युवाओं के लिए जो खाका खींचा, आदिवासियों के लिए खाका खींचा। ऐसा नहीं है ये ताज दिख रहा है सर पर मेंबर पार्लियामेंट का, पाँव के छाले भी हमने इनके गए थे, गाँव में देखे थे, पाँव में छाले थे, तब जाके सर पर ताज सजा है। तो मेहनत करिए, इतना संघर्ष करिए, संघर्ष बोले आपका तो पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले कितना संघर्ष किया है। यही कहानी डॉक्टर सुमित सिंह सोलंकी की है। और आप इसे प्रेरित होंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे और सर पर ताज तभी पहन पाएंगे। बने रहिए बिस्टॉक मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।